विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, एंशिएंट हिस्ट्री में थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रहे थे, विभिन्न नगरों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आज हमने करना है नगर नियोजन के बारे में। इसके बारे में तो प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नगर नियोजन कैसा था, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं। तो ये लिखना सीखना है आपने, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले नगर नियोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर नियोजन और निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली। क्वेश्चन ये भी बनता है प्री में कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे प्रभावशाली विशेषता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो क्या है? नंबर 1 नगर नियोजन। उनका नगर नियोजन का मतलब यार बड़े पैटर्न से बना रखे हैं नगर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राधिकरण काम कर रहा हो और उसने बोर्ड रखा हो कि भैया 90 डिग्री के एंगल पे कटेंगी सड़कें। बीच में जो बॉक्सेस, मतलब जो एक वो बनते हैं ना, आयताकार या वर्गाकार जो क्षेत्र बनेंगे वहीं पर मकान बनेंगे। दरवाजे जो होंगे कहाँ, गलियों में खुलेंगे, मुख्य सड़कों पर नहीं खुलेंगे। अगर एक को अपवाद स्वरूप, क्या लोथल को अगर हम अपवाद के रूप में ले लें तो, है ना, लोथल अपवाद है। तो एक तो नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, दूसरा जल निकास प्रणाली के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ड्रेनेज। यह नगर योजना जाल पद्धति पर व्यवस्थित था। यह भी क्वेश्चन बना हुआ, कौन सी पद्धति थी? आंसर जाल। ऊपर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे बॉक्स बॉक्स नहीं दिखते, सड़कें हैं और ऐसा लगता है जाल जैसा। क्या अलग अलग जगह पर क्या बसे हुए हैं? नगर बसे हुए, मतलब मकान बने हुए हैं। ठीक है, प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 2 टीले हैं। पूर्व दिशा स्थित टीले पर नगर और पूर्व दिशा स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिमी टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब कि जो नगर प्राप्त हुए हैं, नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा, पूर्व, ईस्ट और वेस्ट। आक्रमण कहां से होने थे? वैसे कहां से होने थे? माना खतरा कहां से रहा होगा उन्हें? वेस्ट से रहा होगा ना। तो पूर्व दिशा स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिमी टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। जहां से खतरा था वहां पर दुर्ग और गढ़ी मिले हैं। जहां पर मतलब आगे जो है दुर्ग है और इस तरफ क्या है? नगर है। जहां से खतरा है वहां पर दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अच्छा, ऋग्वेद में भी एक जगह पे हरियूपिया नाम आया है, जिसकी तुलना किससे की गई है? हड़प्पा से की गई है। ऋग्वेद में एक जगह पे एक शब्द आता है हरियूपिया। क्या आता है? ऐसा लगता है जैसे हड़प्पा के बारे में कहा जा रहा है। इसके बारे में? ठीक है। लोथल एवं सुरकोटदा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल और सुरकोटदा के दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको परेशान करेंगे फ्री में कि ऐसे कौन से 2 स्थल हैं जहां पर नगर और दुर्ग दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं? आंसर लोथल और सुरकोटदा। वैसे तो अधिकतर जगह पे क्या है, दुर्ग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा होता है, नगर अलग रक्षा प्राचीर से घिरा होता है। लेकिन लोथल और सुरकोटदा में दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों क्या है? एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना एक समान थी, किंतु कालीबंगा में सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली न होने एवं कच्ची ईंटों के मकान बने होने के कारण यह एक दीनहीन बस्ती प्रतीत होती है। कौन? कालीबंगा दीनहीन बस्ती प्रतीत होती है, क्योंकि पकाई हुई मिट्टी की ईंटों के मकान नहीं बने हुए हैं यहाँ पर, ना ही कोई बहुत अच्छी सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली है, इसलिए दीनहीन बस्ती प्रतीत होती। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। केवल मोहनजोदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से एक स्तूप अवशेष प्राप्त हुआ है, यद्यपि इसे कुषाण कालीन माना गया है। लेकिन भाई मोहनजोदड़ो जब का है वो 2500 से लेकर और कब तक का? 1750 बीसी तक का है। और जो कुषाण कालीन स्तूप होगा वो 78 एडी, पहली शताब्दी या इसके आसपास का होगा, 1st सेंचुरी एडी के आसपास का। ठीक है, तो ये तो बहुत बाद में बना कुषाण कालीन स्तूप जो है।
हड़प्पाकालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी करने का उद्देश्य नगर की शत्रुओं के प्रबल आक्रमणों से रक्षा करना नहीं था, अपितु लुटेरों एवं पशु दस्युओं से सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षात्मक उपाय थे। अब भले ही ऐसा कह रहे हो, लेकिन आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि आर्यों ने इस सभ्यता को क्या कर दिया। मार्टिमर विलर कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत जो हुआ आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ, मगर इन्होंने जो रक्षा प्राचीरें बनाई थी ये लुटेरों और जो पशु चोर या पशु दस्यु जो पशुओं को चुरा कर ले जाते थे उनसे सुरक्षित रहने के लिए इन्होंने क्या किया था, प्राचीरों का निर्माण कराया था, दीवारों का निर्माण कराया था, किलेबंदी की थी। इतना समझ में आ गया। सड़कें गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित की गई थी। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते थे। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं और जाल सी प्रतीत होती है। सड़कों का जाल सा है, बीच बीच में मकान है, बाकी अगल बगल सड़कें और गलियां हैं, जाल सा प्रतीत होता है। कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को एक समानुपातिक ढंग से बनाया गया है। कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को एक समानुपातिक ढंग से बनाया गया है। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया है। आमतौर पर नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। पूर्वी सड़क से, ये यूपी वाले पूछते हैं ऐसे, नगरों में प्रवेश कहाँ से होता था? आंसर पूर्वी सड़क से होता था, जहां पर यह प्रथम सड़क पर मिलती थी। उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। क्या कहा गया है? ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सड़कें किस चीज की बनी होती थी? भाई कोल तार तो था नहीं, तार कोल था नहीं उस समय, ना ही सीमेंट था, क्या था? मिट्टी की बनी होती थी सड़कें। अब आप बोलोगे कि जी मिट्टी की क्या होती है सड़कें, है ना? तो पहाड़ में तो देखे ही होंगे आपने, सड़कें हैं, क्या डामरीकरण हो रखा है सब पर? नहीं हो रखा है, कच्ची कच्ची उसकी बनी हुई है। अच्छा जी, नालियां जो थी वो ईंटों और पत्थरों से ढकी होती थी। नालियां यानी जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जो हमें अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं प्राप्त होती, ना तो मेसोपोटामिया में, ना इजिप्ट में। नालियां जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जो हमें किसी भी समकालीन सभ्यता से प्राप्त नहीं होती है। नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। इसके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोर्टार यानी गारा, ईंटों और मोर्टार गारे का प्रयोग किया जाता। मोर्टार मतलब पत्थर और चूने का जो पानी के साथ मिलाकर जब बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मोर्टार कहा जाता है या गारा कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता था। पर कभी कभी चूने और जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। चूने और जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता। बल्कि ये भी पूछा कि जो ग्रेट बाथ है ना, बृहत स्नानागार, उसके नीचे के जो पत्थर हैं वो किससे जोड़े गए हैं? तो जिप्सम की जुड़ाई है उसमें। किसकी? किससे जोड़े गए हैं? वो जिप्सम से। ठीक है, आज भी मिलाते हैं जिप्सम किसमें? सीमेंट बनाने के लिए। सीमेंट किससे बनता है? चूना पत्थर से बनता है, डोलोमाइट से बनता है। जिप्सम भी मिलाते हैं उसमें आज सीमेंट में। घरों से जल निकास मोरियों द्वारा होता था, जो मुख्य नालियों में गिरती थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी तथा हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी विलक्षण थी। विलक्षण, अद्भुत, ये शब्द जब आप मुख्य परीक्षा में लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। क्या थे? अपने अपने कुएं थे। कालीबंगा में अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। ईंटें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पकाई गई ईंटों के से का प्रयोग हुआ है, जबकि कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। किसका? कच्ची। सभी प्रकार की ईंटों की एक विशेषता थी, वो एक निश्चित अनुपात में बनी थी और अधिकांश आयताकार थी। कैसी थी? वर्गाकार नहीं, आयताकार थी। आज भी ईंटें आयताकार ही होती है। कैसी होती? लंबाई ज्यादा होती, चौड़ाई कम होती, ऊंचाई और कम होती है। ठीक है, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई की दुगनी और ऊंचाई या मोटाई चौड़ाई की आधी थी, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 का था। कितने का? 4:2:1, यानी 4:2:1। अनुपात मतलब रेशियो, 4:2:1। सामान्य एक ईंट का आकार 10.25 × 5.0 या 5 ले लीजिए × 2.25। ये क्वेश्चन यूपी में पूछे गए हैं ऐसे पहले,
कि ईंटों का आकार क्या था सामान्यतः, तो आंसर 10.25 इंटू 5 इंटू 2.25। बड़े ईंटों का प्रयोग नालियों को ढकने में किया जाता था। बड़ी ईंटों का प्रयोग नालियों को ढकने में किया जाता था। मोहनजोदड़ो से मिली हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट 51 सेंटीमीटर गुणा 26.27 सेंटीमीटर गुणा 6.35 सेंटीमीटर के आकार की थी। जब सब्जेक्ट हुआ करता था ना प्री में, तब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते थे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट की नाप बताइए। इतना परेशान किया सब्जेक्ट में। अब नहीं पूछता है इस प्रकार के। तो 51 सेंटीमीटर गुणा 26.27 सेंटीमीटर इंटू 6.35 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। दीवार की फर्शों के कोने या किनारे बनाने के लिए एल आकार की ईंटों का तथा स्नानागार की फर्श बनाने के लिए जलरोधी छोटी ईंटों का प्रयोग किया जाता। टाइल्स बोलते हैं ना जिन्हें आप, टाइल्स का प्रयोग होता था। जैसी आज आप टाइल्स देख रहे हो वैसी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक टाइल्स का प्रयोग होता था। जलरोधी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। थोड़ा सा भवन के बारे में पढ़ते हैं। भवन जो थे हड़प्पाकालीन नगरों के भवन 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। आवासीय भवन, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानागार और अन्नागार। पहले नंबर पे आवासीय भवन पढ़ने हैं आपने, दूसरे नंबर पे विशाल भवन पढ़ने हैं, तीसरे नंबर पे सार्वजनिक स्नानागार और अन्नागार आदि। मकानों का निर्माण सादगीपूर्ण किया गया था, सादगीपूर्ण तरीके से किया गया था। उनमें एक रूपता थी। कालीबंगा के कुछ मकान की फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? कालीबंगा के कुछ मकान के फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया। प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल उसका अपवाद है। क्या है? ठीक है। आंगन होना बहुत जरूरी है भाई मकान के आगे। उत्तराखंड में होते हैं आंगन हर घर के आगे। ठडिया जैसा नृत्य होता है। थाड़ में जो नृत्य होता है उसको क्या बोलते हैं? ठडिया नृत्य बोलते हैं, चौक आंगन। ठीक है। अब क्या हुआ कि शहरों में आए तो चौक आंगन खत्म हो गए तो क्या रह गई? बालकनी रह गई। अब बालकनी में आदमी क्या डांस करे? कर सकता है? तो ठडिया जैसे नृत्य भी वही होंगे जहाँ क्या होगा? चौक आंगन होगा। कभी भी जब मकान बनाओ चौक आंगन जरूर रखना। ठीक है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बेरोजगार हो, लेकिन भविष्य में जब बनाओगे तो 2 चीजें जरूर याद रखना, एक चौक आंगन और दूसरा एक छोटी सी क्यारी जिसको बोलते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत आप अपनी हरी सब्जियां और क्या बोलते हैं उसको, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, ये सब उगा सको। ठीक है। बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। और अगर बड़ा खेत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। शहरों में तो संभव नहीं है, और फिर भी कोशिश करना इस प्रकार। भले ही रहने के लिए थोड़ा छोटा बना देना, 2 मंजिला बना देना, लेकिन जगह जरूर छोड़ना। छोटे छोटे फंक्शन वही हो जाएंगे। तो एल आकार की ईंटों का प्रयोग बता दिया मैंने। ठीक है। प्रत्येक मकान में एक आंगन बता दिया, एक रसोई घर बता दिया, एक स्नानागार बता दिया। और ध्यान रखना भाई, रसोई घर बड़े बनाना। क्या बनाना? रसोई घर बड़े बनाना। स्नानागार और जो वॉशरूम होते हैं उनको थोड़ा बड़ा बनाना। क्या होता है कि लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं, स्नानागार और रसोई घर छोटे बना देते हैं, जबकि वो बड़े होने चाहिए और खुला होना चाहिए, मतलब हवा पास होनी चाहिए वहां पर। ठीक है। महिलाओं को आधे से अधिक जो रोग होते हैं वो छोटी रसोई के कारण होते हैं। किसके कारण? छोटी रसोई के कारण होते हैं। खड़े खड़े, मतलब जहाँ बड़ा परिवार है वहाँ खड़े खड़े खाना बनाने की वजह से क्या होता है? पैरों में, नसों में क्या खून जम जाता है, प्रॉब्लम होती है। साथ में सांस संबंधी बीमारियां होती हैं। क्या होती हैं? थोड़ा खुला रखना किचन। कब्र बनाना प्रेम की निशानी नहीं होता है। कब्र समझ रहे हो कि जी मैंने ताजमहल बना दिया। सुविधाएं देना, ध्यान रखना। चलो, प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता है। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर में खुलकर गलियों में खुलते थे। सामान्य तो मकान छोटे होते थे जिनमें 4-5 कमरे होते थे। बताओ यार, 4-5 कमरे वाले मकानों को छोटा बता रहे हैं। यहाँ तो 1 रूम सेट ही कितने का है? भाई बेरोजगारी में आप पढ़ने के लिए बाहर आते हो, 1 रूम सेट ही तो लेते हो, उसका किराया देना ही बहुत भारी पड़ जाता है। तो 4-5 कमरे होते थे। कुछ बड़े आकार के भवन भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक बने होते थे, जो 2 मंजिला भवनों का भी निर्माण हुआ था। 2 मंजिल भी होते थे।
भवन जो थे 2 मंजिला भी थे। प्रत्येक मकान में ढकी हुई नालियां भी होती थी। क्या होती थी? ढकी हुई नालियां भी होती थी। थोड़ा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको बच्चे छोड़ देते हैं, इसको कहते हैं क्या मतलब है इसका, बाद में यही पढ़ना, आपने मुख्य परीक्षा में यही लिखना है। राजनीतिक व्यवस्था यही तो समझना है, एनालिसिस यही करना है आपने कि भाई था क्या, वो इतने बड़े बड़े नगर थे, राजा था, पुजारी थे, वणिक वर्ग था, कौन कर रहे थे शासन, ये पता होना चाहिए ना। तो अंदाजा लगाया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के व्यापकता एवं विकास को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। किससे? केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। किससे होती थी भाई? केंद्रीय शक्ति से संचालित, यानी कोई था, या तो राजा था, या कोई वणिक वर्ग था, व्यापारिक वर्ग था, या पुजारी वर्ग था, कोई ना कोई थे जो इस प्रकार से क्या कर रहे थे, संचालित कर रहे थे किसको? शासन को। हड़प्पाकालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। क्योंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में ही था। किसके हाथों में था? वणिक वर्ग के हाथों में ही था। व्हीलर ने कहा, मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा है और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा धर्म था, ऐसा नहीं कि विधर्मी थे वो, धर्म था। और उस समय का जो लोग थे, मतलब वो जो समय था वो था मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन। मध्यम वर्गीय किसने कहा है? आंसर मार्टिमर व्हीलर ने कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। भैया जब मुख्य परीक्षा में आपसे पूछेगा ना राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखिए, तब आपने यही तो लिखना है, जहां मार्टिमर व्हीलर बताते हैं कि सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा है और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है, वहीं स्टुअर्ट पिगट का विचार है कि सिंध प्रदेश का शासन पर पुरोहित वर्ग का क्या था? प्रभाव था। दूसरी तरफ हंटर कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक। स्टुअर्ट पिगट क्या कहते हैं? वो कहते हैं सिंध प्रदेश का शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, जबकि हंटर कहते हैं, कौन? हंटर कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। ऑनेस्ट में के कथनानुसार बदल बदल कर लिखना होता है। क्या करना होता है? एक जैसा लिखोगे आप, इसके अनुसार ऐसा, उसके अनुसार वैसा, बोर हो जाता कॉपी चेक करने वाले भी। भाई एक जगह पे आप लिख रहे हैं अर्नेस्ट मैके के कथनानुसार, एक जगह पे आप लिख रहे हैं कि जहां व्हीलर ऐसा कह रहे हैं वहीं स्टुअर्ट पिगट ऐसा बता रहे हैं। यही तो लिखना है मुख्य परीक्षा में। फिर अपना विश्लेषण तो मुझे नहीं लगता कि कर पाओगे, इतना भी लिख दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। किसके? प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। अब थोड़ा सामाजिक व्यवस्था के बारे में चल जाते हैं कि सामाजिक व्यवस्था क्या है। मुख्य परीक्षा के हिसाब से कभी भी आप जब देखेंगे तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, यही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? और इसी से आप क्या होते हो, छोड़ देते हो। आप ये सुन के तो बड़े खुश होते हो कि जी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और ये और इस नदी के दाएं तट पर, बाएं तट पर, तो वो तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप आया। आपको सामाजिक व्यवस्था, समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। पहले भी परिवार ही होती थी, आज भी क्या है, परिवार ही है। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। संभवतः लगाना जरूरी है, अगर संभवतः नहीं लगाएंगे तो यह माना जाएगा कि आप कंफर्म हो कि मातृ सत्तात्मक था। कंफर्म नहीं है हम लोग, संभवतः मातृ सत्तात्मक था। कैसे पता चला? मातृ देवी की पूजा हो रही है भाई, मोहरों पर जो चित्र मिल रहे हैं उनसे परिलक्षित हो रहा है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आधार पर रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। क्या लिख रहे हैं?
ऐसे नहीं बोलेंगे कि श्रमिकों में विभाजित था, रहा होगा, कंफर्म नहीं है। ठीक है। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय अधिक थे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हथियार नहीं मिले हैं। ठीक है, वाणाग्र पढ़ लिया आपने, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हीं के रहे हो सकता है बाहर से उन पर आक्रमण हुआ हो। ठीक है, तो शांति प्रिय थे। वैसे भी जो शहर के लोग होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी से गन कल्चर नहीं होता है वहां पर। होता है क्या? शहरों में, अगर अमेरिका को छोड़ दें हम, वहाँ गन कल्चर अलग है, वहाँ पहले से है, पर शहरों में शांति प्रिय क्या चाहते हैं लोग? भी लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर एक भी कोई ऐसे अप्रिय घटना हो जाती तो एकदम पूरा शहर क्या स्तब्ध रह जाता है कि अरे भाई क्या हो गया। होता कि नहीं होता? शांति प्रिय ज्यादा होते हैं। तो ऐसे सैंधव सभ्यता के लोग भी क्या थे? शांति प्रिय अधिक थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। युद्ध प्रिय कौन होते हैं? हूण होते हैं, शक होते हैं, कुषाण होते हैं। जंगली जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? युद्ध प्रिय होते हैं, है ना। अफगानिस्तान देखा होगा आपने, युद्ध प्रिय देश है। सीरिया देख रहे हो, जो शहर है वहां ट्विन टावर जैसी जब घटना होती है तो स्तब्ध रह जाता पूरा अमेरिका कि भाई हुआ क्या है, ये तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता था अमेरिका में। सुना है ना आपने कि नहीं सुना है? पाकिस्तान है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जब तक धमाके नहीं होते वहां छोटे मोटे, तब तक आनंद ही नहीं आता उन लोगों को। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुए आदि का मांस प्रमुख रूप से खाए जाते थे। तो भाई जो जो चीजें मिली होंगी वो बता दिया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि पिज्जा खाते थे, नहीं मिला। गेहूं मिला तो गेहूं के बारे में लिख दिया, जौ मिला तो जौ के बारे में लिख दिया, मटर के दाने मिले तो लिख दिया, तिल सरसों का ढेर मिला तो लिख दिया, खजूर के भी कुछ, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी। अब गाय का तो कहीं कुछ उल्लेख है ही नहीं। इंडस वैली में हर जगह पे सांड दिखता है। तो यार सांड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सांड रहा हो और गाय ना रही हो। गाय की संतान होता है कौन? सांड और बैल जो है वो किससे पैदा होते हैं? गाय से ही पैदा, यानी गाय भी रही होंगी। ठीक है, सुअर भी, बकरी का मांस, मछली। मछुआरे का चित्र बना हुआ है, इसका मतलब मछली पकड़ते होंगे ना। अरे भाई मछुआरे का चित्र मिला है शंख पर, इसका मतलब मछली पकड़ते थे। अब ये पूछ रहे हैं कि घड़ियाल भी खाया जाता है क्या? खाते होंगे। कछुआ खाया जाता है। कछुए को भी खाते हैं लोग। क्या खाते हैं? कछुआ बहुत लंबा जीता है। कॉर्नवालिस का कछुआ भी कुछ साल पहले मरा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, उनका कछुआ कुछ साल पहले मरा, 8-10 साल पहले, 20 साल पहले। ठीक है, कछुआ और अजगर, इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, क्योंकि ये खाते हैं और सो जाते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना कि पता लगा आप भी, प्रकृति ने उनको वैसे ही बनाया। हरकत कम करते हैं वो, धीरे धीरे क्या आराम ज्यादा करते हैं। आराम वाला जीवन है, बट आराम करने से ही लंबा जीवन नहीं होता। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे भाई। कैसे? सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पासे का खेल खेलते थे। पासा समझते हैं? जैसे आप लूडो खेलते हैं, है ना, वैसे ही पासे का खेल खेलते थे। नृत्य होता था, शिकार होता था, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। क्या? शवों का अंत्येष्टि संस्कार होता था। पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। और तीसरा होता था दाह संस्कार, यानी लकड़ी में जला दिया जाता था डेड बॉडी को। इतना क्लियर हो गया। ऐसी भी धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ना थोड़ा सा। तो धार्मिक जीवन, पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मोहरों, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों, मृद भांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृ देवी, पुरुष देवता पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा होती थी। लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन।
आर्य लोग लिंग पूजक नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपने देखा कि भारत में शैव संप्रदाय के लोग भी हैं और वैष्णव संप्रदाय के भी हैं। ठीक है, तो लिंग पूजा आज भी प्रचलित है ना। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं 12 ज्योतिर्लिंग। नाम क्या क्या है उनके, कहाँ कहाँ पर है ज्योतिर्लिंग? हाँ जी, एक तो आपके उत्तराखंड में ही है, केदारनाथ में है। हाँ जी, सोमनाथ में है, और श्वेतबंद रामेश्वरम में है, भगवान राम द्वारा बनाए गए। और कहाँ कहाँ है? वैद्यनाथ में है, और मल्लिकार्जुनम। पूरा श्लोक है एक, उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पता चल जाएगा। कल बताना मेरे को उस श्लोक के बारे में, कौन सा भी श्लोक? जोशी जी, उज्जैन में है, बिल्कुल। उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल है। शमशान की राख से अभिषेक होता है, जिस शमशान की राख से लोग डरते हैं वहां अभिषेक होता है उससे, वही प्रसाद होता है। कहाँ? महाकालेश्वर टेम्पल है। काशी विश्वनाथ है, बिल्कुल है, काशी विश्वनाथ जी, है ना। और बताइए, झारखंड में जाइए जरा, बताइए कौन कौन से झारखंड में? हाँ, श्लोक बताइए। सौराष्ट्र सोमनाथम च, श्रीशैल एक जगह पड़ती है, आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनम महाकालम, ओमकारम ममलेश्वरम। ठीक है, तो देखो सब आपके पूर्वजों ने बना के रखा हुआ कि भैया श्लोक पढ़ लो, 12 ज्योतिर्लिंग याद हो जाएंगे। कभी ना कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी वहां से। क्या करेगी? परल्याम वैद्यनाथम च डाकिनम, डाकिनाम भीम शंकरम, सेतुबंद रामेश्वरम, नागेशम दारुकावन। पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग क्या हो गए उसमें आ गए। होगा, ठीक है, पढ़ लेना, मतलब मैं बता रहा हूं एक ना एक दिन यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है भाई। धार्मिक जीवन में मैंने बता दिया आपको, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक झील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह है, उसके बाईं ओर गेंडा भैंसा है, दाईं ओर उसके हाथी और व्याघ्र है, नीचे उसके हिरण है। इन्हें पशुपति शिव का रूप माना गया है। क्या कहा गया? पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर, जो कि मोहनजोदड़ो से किसने खोजी थी? स्टुअर्ट पिगट ने खोजी थी। किसने खोजी? देखो जरा। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा किया करते थे हड़प्पा के लोग, जो संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक है। किसका? स्वास्तिक और चक्र किसके प्रतीक है? सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक और व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से होता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कहां से होता है? संभवतः सैंधव सभ्यता से होता है। ठीक है भाई। इसके बाद कितने मिनट हो गए? इसके बाद आर्थिक जीवन के बारे में बताऊंगा, मैं लिपि के बारे में बताऊंगा, व्यापार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और उद्भव, उत्थान, अवसान, नागरिकोत्तर अवस्था, पतन, इन सब के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है।